जय संविधान दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी लखनऊ से। आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय भारत के 3 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, जिनमें से 2 राज्य और एक संघ शासित क्षेत्र है जम्मू एंड कश्मीर। वहां की विधानसभा का चुनाव चल रहा है। लेकिन आज मैं चर्चा करूंगा हरियाणा राज्य में चल रहे चुनाव पर। हरियाणा में 90 सीटें हैं। जो कोई पार्टी या गठबंधन 46 सीटें पाएंगी वो सरकार बना लेगी। लेकिन दोस्तों, वहां चुनाव लड़ कौन कौन रहा है, ये बताने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि 2024 का लोकसभा चुनाव संविधानवाद बनाम धर्मवाद पर लड़ा गया था। यानी जो धार्मिक ध्रुवीकरण के नाम पर राजनीति होती है, उसको टक्कर देने के लिए संविधान का जय घोष किया गया है, क्योंकि संविधान को बहुत हद तक नुकसान भी पहुंचाया गया है। संविधान की शपथ लेकर सरकार में बैठे पदासीन लोगों ने जिस तरह से संविधान का माखौल उड़ाया है, वह अभी तक के सरकारों में अभूतपूर्व है, जिसके बचाव में अक्सर बीजेपी और उसके सहयोगी नेता यह कहते हैं कि इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया था। लेकिन वे भूल जाते हैं कि इंदिरा जी का आपातकाल भी हो सकता है कि शक्तियों का दुरुपयोग रहा हो, लेकिन वो संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार था। वो संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के खिलाफ नहीं था। लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य का जो दर्जा छीना गया या वहां जो 5 वर्षों तक चुनाव रोका गया, ये दोनों ही संविधान के खिलाफ था। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड था वह असंवैधानिक था। तो बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप सरकार के स्तर से किए गए हैं या किए जा रहे हैं जो हमारे संविधान के खिलाफ है। और यही कारण है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारत का संविधान एक मुद्दा बना है। सभी राजनीतिक दल 2 खेमों में बंट गए। एक वे जो संविधान के पक्ष में है और दूसरे वे जो संविधान के पक्ष की बात तो कर नहीं सकते, इस नाते जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, उनका अपना एक गुट। लेकिन यह देखने को मिला है कि कुछ एक ऐसे दल हैं जो दोनों के बीच में चल रहे हैं और उनके सारे सवाल उन राजनीतिक दलों से हैं जो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ा नाम है मायावती जी का। तो ऐसे में मैं सबसे पहले चर्चा में यह देखूंगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई भी सीट न पाने के बाद हरियाणा का चुनाव में बीएसपी और मायावती जी क्या कर रही हैं। इसके अलावा एकमात्र सीट पर लड़ने वाले चंद्रशेखर आजाद जी, जो नगीना की लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं, वे हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कहां हैं। आप सब जानते हैं कि नगीना में भले ही कांग्रेस और सपा के इंडिया गठबंधन ने खुला समर्थन नहीं दिया था चंद्रशेखर को, लेकिन आम मतदाताओं ने वहां पर जो अन्य जगह के मतदाता इंडिया गठबंधन को वोट दिए थे, वहां पर नगीना में चंद्रशेखर को वोट दिए थे। लेकिन ये वही मतदाता थे जो संविधान बचाने के लिए सड़कों पर थे या होते हैं, या जो संविधान बचाने के पक्षधर हैं, या जो संविधान की शक्ति को मजबूत करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। लेकिन हरियाणा के विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद कहां हैं, इनको भी हम देखेंगे। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की प्रमुख सहयोगी पार्टी आम आदमी पार्टी, वो हरियाणा के चुनाव में कहां है। हम इन तीनों पर चर्चा करेंगे, साथ ही कांग्रेस पर और भाजपा पर चर्चा करेंगे। हम सब जानते हैं कि हरियाणा में 15 वर्षों से बीजेपी का राज है, जिसमें से 2 कार्यकाल तो पूर्ण बहुमत का चला है और तीसरा जो है गठबंधन का है, जजपा का। ऐसे में वहां बीजेपी के हाथ से सत्ता लेना विपक्षी पार्टियों और नेताओं का मूल लक्ष्य है और होना चाहिए। और इसलिए सबको मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। यदि मिलकर चुनाव नहीं लड़ते हैं लेकिन फिर भी वहां चुनाव लड़ते हैं, तो ये विपक्ष के वोटों का बंटवारा है। और बीजेपी को यह देखा गया है कि वो चुनाव जीतने के लिए 2 तरफा रणनीति अपनाती है। एक तो अपने पक्ष में ध्रुवीकरण करती है, दूसरा जो उसके खिलाफ
वोट होता है उसको बांटती है। आपने सुना होगा 2024 के चुनाव में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें घट गई हैं तो बीजेपी के नेताओं ने कहा कि उन्हें बीएसपी के इतने खराब प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी, यानी बीएसपी ने कम वोट काटा, सरेआम कहा है भाजपा के नेताओं ने। यानी कि बीएसपी जो इंडिया गठबंधन में नहीं शामिल हुई या इंडिया गठबंधन ने बीएसपी को नहीं शामिल किया, दोनों में से गलती जिसकी भी हो, इस पर फायदा लेने की नजर बीजेपी की थी। और आप जानते हैं कि जिन 3 प्रदेशों में बीजेपी लोकसभा में मुंह की खाई है, उनमें से एक उत्तर प्रदेश के बाद 2 हरियाणा और तीसरा महाराष्ट्र है। इन 3 जगहों पर बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो ऐसे में हरियाणा में जबकि तब बीएसपी वगैरह कहीं नहीं थे और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े थे, तो लगभग आधे आधे पर बंटवारा हुआ था बीजेपी और यानी एनडीए और इंडिया में। आज अगर बीएसपी वहां के एक क्षेत्रीय पार्टी के साथ गठबंधन बनाकर लड़ रही है और चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी भी वहां के एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल के साथ चुनाव में गठबंधन बनाकर आया, और खासकर वो तो उस दल के साथ है जो अभी सत्ता में रहा है, तो क्या ये विपक्षी वोटों का बंटवारा नहीं है? आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल या दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, दोनों को जमानत उसी समय दी गई है जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव का प्रचार चल रहा है और आम आदमी पार्टी भी वहां अलग एक लड़ रही है। तो ऐसे में वहां के मतदाताओं का जो संविधान बचाना चाह रहे हैं, कहीं विभाजन न हो जाए और कहीं यह विभाजन संविधानवादी आंदोलन को कमजोर न कर दे। इसलिए मेरी वहां के मतदाताओं से गुजारिश है कि आप लोग यदि संविधान बचाने के पक्षधर हैं, यदि संविधानवादी शक्तियों के साथ हैं, यदि तानाशाही के विरोधी हैं, जो होना चाहिए सबको, तो आप वहां उस गठबंधन या पार्टी के साथ खड़े हुए जो सबसे मजबूत दिखाई दे। वो कोई भी गठबंधन या दल हो सकता है, और जो संविधान बचाने का पक्षधर हो, आप उसके साथ जुड़िए। अगर आप अलग अलग टुकड़े में जाति और मजहब में बंट गए तो संविधान कमजोर होगा, क्योंकि संविधान कभी जाति और धर्म की राजनीति करने की वकालत नहीं करता, उसका पक्षधर नहीं है। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे नेताओं ने जनता के मुद्दे से अपनी जिम्मेदारी छुड़ाने के लिए मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बजाय जाति और धर्म की राजनीति को चुनाव का सबसे प्रमुख आधार बना दिया है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने बहुत बुद्धिमानी पूर्वक मतदान किया। उम्मीद है कि हरियाणा के मतदाता भी इसी प्रकार का काम करेंगे। मैं एक बात कहूंगा कि 3 या 4 ऐसी पार्टियां हैं जो दलित राजनीति से उभरी हुई पार्टियां हैं। मैं 5 पार्टियां मान लेता हूं जो दलित राजनीति के नाम पर पैदा हुई हैं, जिनमें सबसे पहली है बहुजन समाज पार्टी, रामदास अठावले की रिपब्लिकन पार्टी, या इसके बाद जो है चिराग पासवान की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, और उत्तर प्रदेश में एक नई नवेली पार्टी का उदय हुआ है, आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद रावण की। ऐसा क्या है कि उत्तर प्रदेश की जो 2 पार्टियां हैं, आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये आपस में तालमेल नहीं कर पा रही हैं। और फिर दोष किसको? फलाना बांट रखते हैं, फलाना बांटते थे, हमें को बांट के रखा है। कौन रोक रहा है एक होने में? मान लिया कांग्रेस नहीं बुलाई। लोकसभा चुनाव में जब मैं कह रहा था कि बीएसपी को इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए था, तो बीएसपी के तमाम समर्थकों ने ये आरोप लगा दिया कि बीएसपी ही क्यों शामिल होगी, कांग्रेस और सपा बुलाई क्यों नहीं। ये बात ही अपने आप में गलत है। राजनीतिक समीकरण में कौन बुलाया कौन नहीं गया ये नहीं देखा जाता। मायावती जी की तरफ से कितना प्रयास था इंडिया गठबंधन में शामिल होने का? शून्य था, नकारात्मक था।
चलिए, कांग्रेस को तो उन्होंने सांपनाथ कहा है और भाजपा को नागनाथ कहती है, फायदा उन्हीं को देती है हर समय। मैं इसको साबित कर दूंगा कि मायावती जी की पूरी राजनीति जो है किसको फायदा देने की होती है, और अब तो जनता जान गई है। लेकिन फायदा देने में इतनी दूर तक चले जाना कि चलो अखिलेश तो घमंडी हैं, मुलायम सिंह यादव से गेस्ट हाउस कांड हुआ है, कांग्रेस सांपनाथ है, चंद्रशेखर आजाद रावण से क्यों नहीं सहयोग ले लिया, उनको क्यों नहीं जोड़ लिया, या वे क्यों नहीं जुड़ गए? और ये फिर ये दोनों अलग अलग पार्टी बनाकर अगर वहां लड़ने गए हैं तो कौन सी शक्ति हासिल करने गए हैं वोट बंटवारा के सिवाय? ये राजनीतिक अति महत्वाकांक्षा है जो मुद्दे से जुड़कर नहीं है, यह निजी स्वार्थ की राजनीति दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि चाहे आम आदमी पार्टी हो या चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी हो या बीएसपी हो, वह वहां बीजेपी विरोधी जो खेमा है, जो कांग्रेस है, वहां ऐसी बात है कि हरियाणा में वो दूसरी सबसे बड़ी शक्ति है, उसी के वोट बैंक में सेंधमारी ये लोग कर रहे हैं। ये ऐसा इनका कोई वोट बैंक नहीं है जो कि अगर ये उस वोट को न ले तो बीजेपी की तरफ जाएगा, बिल्कुल नहीं है। और बीजेपी दक्षिणपंथी पार्टी है, साबित है। संसद का उद्घाटन हो या राम मंदिर का शिलान्यास या जीर्णोद्धार या स्थापना शिलान्यास जो भी हो, सभी में जिस तरह से प्रदर्शन किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, उसमें दक्षिण पंथ की साफ साफ झलक दिख रही थी। और हमारा संविधान सभी धर्मों के आदर की बात करता है, यानी प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को तो ऐसे आयोजनों में जाना ही नहीं चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि ये जाकर के हिंदू धर्म को आगे बढ़ाए हैं, इन्होंने नुकसान किया है, हमारे शंकराचार्यों की अवहेलना इन्होंने की है। तो दक्षिण पंथ में भी ये नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। इसलिए जरूरत है कि हरियाणा में सब लोग जुट करके संविधान के पक्ष में मतदान करें। और हरियाणा तो वैसे ही किसान, नौजवान और जवान, या नौजवान यानी बेरोजगार, जवान का मतलब जो परेशान है, जो अग्निवीर योजना से परेशान हो, किसान जिनकी तो रीढ़ ही तोड़ रही है सरकार, इन्होंने कमर कस ली है। और इनके कमर कसने का प्रभाव ये दिख रहा है कि वहां से नरेंद्र मोदी का प्रचार अभियान गायब है, नहीं तो उनकी फोटो जो बड़ी बड़ी लगती थी वो सिकुड़कर छोटी हो गई है। लेकिन जहां जनता एक तरफ उनके खिलाफ जा रही है, वहीं उत्तर प्रदेश से जाने वाले ये राजनीतिक दल सत्ता विरोधी लहर से जो एक राजनीतिक ध्रुवीकरण हो रहा है, उस वोट में सेंधमारी कर रहे हैं। और ये बात केवल मैं नहीं कह रहा हूं, हरियाणा से जितने भी लोग आ रहे हैं सब लोग यही बात कर रहे हैं। उर्मिलेश जी ने एक कार्यक्रम किया है, उसमें 3 विद्वानों को जोड़ा है, जिनमें 2 प्रोफेसर और एक बामसेफ के बहुत बड़े पदाधिकारी हैं या रहे हैं। इन तीनों लोगों ने माना है कि बसपा और असपा के साथ साथ आम आदमी पार्टी, ये तीनों ही वहां वोट काटने का ही सिर्फ काम करेंगी, ये चुनाव जीतने की हैसियत में तो नहीं है। इस नाते उस वीडियो में उन लोगों ने मतदाताओं को सुझाव दिया है कि आप बिना बटे, जैसे आपने लोकसभा चुनाव में वोट किया था इंडिया गठबंधन के पक्ष में, वैसे ही हरियाणा की विधानसभा में भी वोट करिए। शेष देखना है कि 5 अक्टूबर को चुनाव होने में मतदाता क्या करते हैं और 8 अक्टूबर को परिणाम कैसा आता है। आप मेरी इस वीडियो पे कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर मेरे तक भेजिएगा। और संविधान पर लिखी मेरी पुस्तक आप में से जिसको भी चाहिए मंगवानी हो, सरल भाषा में मैंने लिखी है, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय संविधान।